हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस के क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। वैसे तो 1857 से आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन जो सही मायनों में आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है वो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। तो यहीं से शुरू होता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं हुम द्वारा अंग्रेजों भारतीय नेताओं के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एओ हुम ने। और कब की थी? तो 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, डेट कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि कांग्रेस के संपादक एवं हुंग का पूरा नाम क्या था? एलन ऑक्टोवियम हुंग। वो अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी थे जो इटावा के कलेक्टर भी रह चुके थे। तो क्या रह चुके थे? वो एक अवकाशित मतलब रिटायर एक व्यक्ति थे। कौन थे? ब्रिटिशियन थे, जो एक इटावा जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के वो कलेक्टर भी रह चुके थे। ठीक है, आपका ये भी पॉइंट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था। इस प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस सम्मेलन में लगभग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले यह सम्मेलन पूना में होना था, परंतु वह प्लेग फैलने के कारण वहाँ पे प्लेग फैलने के कारण इसको मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो पहला अधिवेशन होना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो कहाँ पे हुआ? तो दिसंबर 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना जब हुई उसी समय पहला अधिवेशन हुआ। वही पहला अधिवेशन कहलाया। ठीक है, उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, और वो पहले कहाँ आयोजित करना था? उसको पहले आयोजित होना था पुणे में, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैला हुआ था, जिसके कारण उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? तो मुंबई में। तो ये पूछा जाता है कि पहला जो राष्ट्रीय प्रथम अधिवेशन होना था वो कहाँ होना था? तो पुणे में, मुंबई में भी ऑप्शन दे देता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, होना कहाँ था? पुणे में, और हुआ कहाँ? मुंबई में। ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 जो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन के अलावा वर्ष 1893 के तथा 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसने की? तो इन्होंने ही की। तो दादा भाई जो नौरोजी थे उन्होंने 3 राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। एक कौन सा था? तो एक था दूसरा, और बाकी 2 थे 1893 में और 1906 में। तो इन्होंने टोटल कितनी अध्यक्षता की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो 3। ये पूछा जाता है। और दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता था, दादा भाई नौरोजी को। तो इसमें से उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इनके दादा भाई नौरोजी ने कितनी अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में? तो 3। कौन कौन से सन है? तो 1886, 1893 और 1906। इनको ग्रेट ओल्ड मैन इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी, उनके बारे में भी देखना जरूरी है। तो चलिए उनके बारे में भी देखते हैं। बंगाल जमींदार सभा, जो बंगाल जमींदार सभा था उसके बारे में कहते हैं कि इसकी स्थापना वर्ष 1838 में की गई थी। ठीक है, और किसने की थी इसकी स्थापना? तो द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से कलकत्ता में की गई थी। तो जो बंगाल जमींदार सभा है इसकी स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से कलकत्ता में की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। आपने जितने भी क्वेश्चन पॉइंट कवर किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हमने पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है। आपका एक ही क्लास में पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 28 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में हुई। इसके संपादक सदस्य थे राधाकांत देव, अध्यक्ष देवेंद्र नाथ टैगोर और हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है,
तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो उसकी स्थापना की राधाकांत देव ने, जो अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई 28 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में। बस आपको इसमें से इतना ही याद रखना है, डेट, कहाँ की गई स्थापना और इसके संपादक कौन थे, ठीक है, और नाम। अब अगला है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है। इस संस्था की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1866 में की गई थी। तो ये आ सकता है दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में की थी, ठीक है। अब अगला है कि पूना सार्वजनिक सभा। इस सभा की स्थापना वर्ष 1870 में महादेव गोविंद रानडे द्वारा पुणे में की गई थी। कहाँ की गई थी? पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है वो पुणे में 1870 में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, इसकी स्थापना वर्ष 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी, ठीक है। जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना है उसने किसने की थी? किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में 1876 में, ठीक है। अधिकतर जितनी भी संस्थाएं हैं वो कहाँ पे स्थापना की गई थी उसकी? कलकत्ता में, ठीक है। और ठीक है, तो एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन से अच्छा है कि आपको याद नहीं आ रहा है तो आप कलकत्ता ऑप्शन पे जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है अधिकतर जो संस्थाएं की स्थापना की गई थी वो कलकत्ता से कलकत्ता के आसपास ही कलकत्ता में ही की गई थी। तो 1 से 2 बार आप इसको पढ़िएगा तो आपको पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1885 में बम्बई में फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब द्वारा की गई थी, ठीक है। तो किसने की थी बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता ने और बदरुद्दीन तैयब ने, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब थे, ठीक है। और ये कब बने थे? तो 1897 का जो अधिवेशन था उसमें बने थे। पहले भारतीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय कांग्रेस के? पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। उन्होंने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? तो जॉर्ज यूले। बस ये 3-4 आपको याद रखने हैं कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सा अधिवेशन में भाग लिया, कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की। दूसरा है कि सबसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, सबसे प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे, और महिला प्रथम अध्यक्ष कौन थी, और सबसे पहली महिला विदेशी प्रथम अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। तो यही 4 पॉइंट है जो अधिकतर एग्जामों में रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्होंने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब है स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। स्वराज शब्द का जो प्रयोग था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, ठीक है। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल में, विभाजन के बाद ही कह रहा है, ठीक है। तो जब विभाजन हुआ तो ये कब हुआ था? 1907 में। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1907 में? तो वो रास बिहारी बोस थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के विभाजन के समय उस अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो रास बिहारी बोस, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम, अभी मैंने आपसे ऊपर बात की थी कि प्रथम ब्रिटिश विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ठीक है। एनी बेसेंट ने वर्ष 1917 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहली विदेशी महिला कौन थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो वो थी एनी बेसेंट। विदेशी पूछा है, ठीक है।
1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, अध्यक्षता की थी। ठीक है, एक विदेशी महिला ने। दूसरा उसके नीचे है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमत बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1924 में की गई थी। महात्मा गांधी ने कितने अधिवेशन में भाग लिया था, अध्यक्षता थी एक में की, और उस अधिवेशन मतलब कौन सा अधिवेशन था, तो बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, इसमें से इतना ही। और किस वर्ष में, तो 1924 में। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। देखिए ऊपर हमने देखा था एनी बेसेंट, विदेशी महिला अध्यक्ष, और ये है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। ठीक है, उन्होंने वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1925 के, जब महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन किया था, उसके बाद का जो अधिवेशन था वो किसने किया था, तो सरोजनी नायडू ने। ठीक है, वर्ष 1929 के कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ठीक है, पूर्व स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, संपूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। किसके अधिवेशन में, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर। और ये कब हुआ था, तो 1929 में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। कराची अधिवेशन में जो मूल अधिकार है उससे संबंधित जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1937 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गांव भोजपुर में संपन्न हुआ, मतलब आयोजित किया गया। पहली बार गांव में कौन से सन में हुआ था, तो वर्ष 1937 में। याद रखिएगा, गांव का अधिवेशन कौन से वर्ष में हुआ था, तो 1937 में हुआ था। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद के कारण अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। तो त्रिपुरा जो अधिवेशन था उससे किसने त्याग दे दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। और किस कारण, तो मतभेद के कारण त्यागपत्र दिया था 1939 के अधिवेशन से। ठीक है, याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन से अपना त्यागपत्र दिया, यह ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो वो था अधिवेशन त्रिपुरा अधिवेशन, नहीं तो वर्ष 1939 अधिवेशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आपका पॉइंट टू पॉइंट इसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो 1 से 2 बार आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1941 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। ठीक है, 1941 और 45 के बीच में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। किस कारण, तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। ठीक है, वर्ष 1946-47 में कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में जे.बी. कृपलानी ने अध्यक्षता की थी। किसने अध्यक्षता की, जे.पी. कृपलानी। ठीक है, अब देखते हैं बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, 1905 बंगाल के विभाजन की सर्वप्रथम आधिकारिक घोषणा 4 जुलाई 1905 को हुई, जबकि 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि घोषणा कब हुई, तो घोषणा हुई 4 जुलाई 1905 को, लेकिन इसको लागू कब किया गया, तो इसको लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाता है और इसी में कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो घोषणा हुई थी 4 जुलाई को और लागू हुआ था 16 अक्टूबर को। बस आपको इतना याद रखना है, दोनों हुए थे 1905 में ही, लेकिन 4 जुलाई और 16 अक्टूबर में कंफ्यूज नहीं होना है। घोषणा 4 मतलब पहले और लागू बाद में। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट है कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। उस दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश शामिल थे। कर्जन के प्रशासनिक बहाना बनाकर बंगाल के 2 भागों में विभाजित कर दिया। कर्जन ने क्या बहाना बनाया, मतलब बंगाल का विभाजन किस काल में होता, कर्जन के काल में हुआ था। और उसने क्या बहाना बनाया कि प्रशासनिक बहाना बनाया कि भाई ये बहुत बड़ा है, संभाल में नहीं आ पा रहा है, तो उसने प्रशासनिक बहाना बनाकर इसको विभाजन कर दिया। लेकिन सही मायनों में उसने क्या किया, तो हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार एक तरह से फूट डालने की कोशिश की थी। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि बंगाल का विभाजन लागू होने के दिन को क्या मनाते हैं, तो शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो बंगाल का जब विभाजन हुआ था उस दिन को किस दिन के रूप में मनाते हैं? तो शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला पॉइंट है कि बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में ही स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलनों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो बंगाल विभाजन से किस चीज का मतलब विद्रोह का आंदोलन, जो आंदोलन था उसकी उत्पत्ति हो गई स्वदेशी बहिष्कार की, कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। तो आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? बंगाल विभाजन से। उग्र रूप मतलब जो कहते हैं बंगाल विरोधी आंदोलन का नेतृत्व लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष द्वारा किया गया। जो बंगाल विरोधी का आंदोलन था, विरोधी आंदोलन था, उसका नेतृत्व किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका नेतृत्व क्या? लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष द्वारा उसका नेतृत्व किया गया। ठीक है, यह भी पॉइंट होता है। आपका अगला पॉइंट है कि विदेश में सैन फ्रांसिस्को में क्रांतिकारी लाला हरदयाल सिंह ने गदर पार्टी की स्थापना की। तो विदेश में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कहाँ की गई थी? तो एक तरीके से अमेरिका में, इस मतलब अमेरिका एक तरीके से नहीं, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, और 1913 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल सिंह द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं कांग्रेस लीग समझौता, जिसको हम लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है, 1916। ठीक है, इस समझौते को लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह समझौता वर्ष 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीगों के बीच हुआ। ठीक है, जब बंगाल विभाजन हुआ ना, तो कर्ज ने क्या किया था? प्रशासनिक बहाना बनाया था, लेकिन उसने का असली मकसद क्या था? हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार पैदा कर रहा है। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था? कांग्रेस का 1905 में जब बंगाल विभाजन लागू हुआ, तो 1907 आते आते कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, क्योंकि उसने फूट डाल दी थी हिंदू मुसलमान की। तो 1907 में जब तक विभाजन हो गया, मतलब कांग्रेस का विभाजन हो गया दो भागों में, तो फिर ये एक कब हुआ? तो 1916 में ये फिर से एक हो गए। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे जुड़ जाती है कि कांग्रेस के दोबारा से देख लेते हैं इसको। इस समझौते को लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह समझौता वर्ष 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दो प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हुई। एक तो 1907 के कांग्रेस का दो गुटों में विभाजन हो गया था, वो फिर से एक हो गया। दूसरा है लखनऊ अधिवेशन 1916 की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि अपने पुराने मतभेद भुलाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी प्रमुख राजनीतिक मांगे रखी। ठीक है, तो दो इनको फायदा हुआ। उन्होंने एक हो गए हिंदू मुस्लिम लीग, और आपस में उन्होंने मिलकर क्या रखी? तो ब्रिटिश सरकार के पास अपनी राजनीतिक मांगे रखी। ठीक है, दूसरा है, आप देखते हैं महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी का योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तो पूछा जाता है, तो इसमें हमने सारे को पॉइंट कवर किए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक कर लें अगर नहीं किया है तो, और शेयर कर दें। भारतीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, इस दिन मतलब 9 जनवरी वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मतलब जिस दिन महात्मा गांधी विदेश से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, उस दिन को हम आज भी किस रूप में मनाते हैं? तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 2003 से इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, आ सकता है आपके करंट अफेयर में, जीके के क्वेश्चन में ये पॉइंट। ठीक है, अब अगला पॉइंट कहता है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, जिसमें वर्ष 1917 में चंपारण जिले में किसानों ने नील बागान मालिकों के खिलाफ संघर्ष किया था। तो सबसे पहला जो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह किया गया वो कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह, और 1917 में किया गया था, जिसका मुख्य कारण क्या था? किसानों ने नील बागान मालिक जो हैं उनके खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है, इस सत्याग्रह में। अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1917 में ही की। ठीक है, तो मतलब जब उन्होंने
मतलब 15 में वो आए, 17 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया और उसी वर्ष ही उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है। अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1919 में यंग इंडिया एवं नवजीवन तथा वर्ष 1933 में हरिजन का प्रकाशन प्रारंभ किया। मतलब उनकी प्रकाशन, मतलब वो लेख लिखते थे तो उसका प्रकाशन कब किया, तो 1919 में यंग इंडिया और नवजीवन का, और 1933 में हरिजन का उन्होंने प्रकाशन किया। ठीक है। अगला पॉइंट है कि 24 नवंबर 1919 में महात्मा गांधी जी खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। तो खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कब चुने गए, ये पॉइंट आ सकता है, आप डेट जरूर याद करिएगा। तो 24 नवंबर 1919 को खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है। गांधी जी ने चोरी चोरी कांड गोरखपुर के विद्रोह में अपना असहयोग आंदोलन स्थगित किया था, मतलब स्थगित कर दिया। और यह स्थगित कब किया था, तो 1922 में। ठीक है। चोरी चोरी जो कांड था विद्रोह के कारण असहयोग आंदोलन उन्होंने क्या किया, स्थगित कर दिया 1922 में। ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। किसने दी, महात्मा की उपाधि तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहकर संबोधित किया था। तो राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी की उपाधि, मतलब महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। अगला पॉइंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1930 में की गई थी। इसके तहत गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ ऐतिहासिक दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। ठीक है। तो उन्होंने दांडी मार्च मतलब यात्रा कब शुरू की, तो 12 मार्च 1930 को। कितने अनुयायियों के साथ, तो 78 अनुयायियों के साथ। ठीक है। ये पूछा जाता है, ये मतलब क्वेश्चन कई बार आ चुका है आप सभी के एग्जाम में, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ा। तो देखिए ये दोनों पॉइंट डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 12 मार्च को 1930 को उन्होंने यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल को उनकी यात्रा समाप्त हुई। मतलब वो दांडी पहुंच चुके थे और उन्होंने नमक बनाकर कानून को तोड़ा। तो शुरू की साबरमती आश्रम से 12 मार्च को और समाप्त की दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को। ठीक है। और दोनों ही घटनाएं 1930 की है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक मात्र अधिवेशन बेलगांव 1924 में अध्यक्षता की थी। यही तो हमने अभी ऊपर पॉइंट देखा। 5 मार्च 1931 को गांधी एवरिन समझौता जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया। ये समझौता कब किसके बीच हुआ, जिसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ, तो गांधी और एवरिन जो है इरविन, उसके समझौता मतलब गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसके तहत क्या किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया। गांधी जी ने एकमत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी 27 अगस्त 1931 को बम्बई से लंदन गए थे। कहाँ गए थे, बम्बई से लंदन। ठीक है। अगला पॉइंट है कि गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 से खाली हाथ लौटना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम एवं दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने क्या कहा कि भाई हम मुस्लिम और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उसको इनकार कर दिया था, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है। द्वितीय गोलमेज में जब गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी गए थे, कब गए थे, तो 1931 में। अगला पॉइंट है कि गांधी जी के सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य की खोज और उनका आग्रह। ठीक है। अगला पॉइंट है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा 1922 में जेल में सत्य के साथ मेरे प्रयोग जेल में ही लिखना प्रारंभ कर दी थी। गांधी जी ने यह गुजराती में लिखी थी अपनी आत्मकथा। उनकी गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है, ये पूछ सकता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है। और ये किस भाषा में लिखी गई, गुजराती भाषा में। और प्रारंभ कब किया था, तो उन्होंने जेल में ही प्रारंभ कर दिया था। तो ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आत्मकथा लिखनी कब शुरू की थी, तो जेल में ही शुरू की थी 1922 में। उनकी पुस्तक का क्या नाम था, मतलब आत्मकथा का, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग।
और किस भाषा में लिखी? तो गुजराती भाषा में। बस आपको इस पॉइंट में से ये 3 चीजें याद रखनी है। अगला पॉइंट है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना था। यह सत्याग्रह वर्ष 1940 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो की शुरुआत हुई थी 1940 में हुई थी, और जो पहले सत्याग्रही थे जिसको गांधी जी ने चुना वो कौन थे? विनोबा भावे। बस ठीक है, इसमें से इतना ये इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी तथा अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। तो ये पूना समझौता कब हुआ? गांधी जी और अंबेडकर के बीच, तो 26 सितंबर 1932 को। ठीक है, अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी अपने जीवन काल में कुल 2338 दिन जेल में बिताए, मतलब दिनों जेल में रहे थे। कितने दिन? तो 2338 दिन। अगला पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को दौरान गांधी जी ने कहा कि यह मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा, और उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या कहा कि ये मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा, और उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय गांधी जी ने क्या कहा कि यह मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा, और उन्होंने करो या मरो का नारा दे दिया। ठीक है, मार्च 1942 में गांधी जी ने दिल्ली में सर स्टोफर्ड क्रिप्स से भेंट कर क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया। इसके प्रस्तावों को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। किस डेट की संज्ञा दी? तो पोस्ट डेटेड चेक। और उन्होंने क्या किया? मतलब क्रिप्स जो योजना था उसका अस्वीकार कर दिया और पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दे दी। मार्च 1942 की यह घटना है। ठीक है, 22 फरवरी 1944 को शिवरात्रि वाले दिन महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी का 74 वर्षों में निधन हो गया। ठीक है, 22 फरवरी 1944 को। अगला पॉइंट है कि 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना करते समय एक हिंदू राष्ट्रवादी नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। ये आ सकता है, आपको सिर्फ डेट याद रखना कि गांधी जी को गोली कब मारी गई, मतलब लगी, तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, और कहाँ पे? तो दिल्ली के बिरला भवन में। ठीक है, अब देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सन 1917 में सर सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में क्रांतिकारी गतिविधियों को देखरेख के लिए एक समिति का गठन की गई। इसी समिति को क्या कहते थे? तो रोलैक्ट एक्ट के मतलब कहते थे। और ये कब लागू की गई थी? तो 1919 में इसको लागू किया गया था। इस अधिनियम को संक्षेप में रोलैक्ट एक्ट कहा जाता है। रोलैक्ट एक्ट को काला विधायक के रूप में घोषित कर इसका जगह जगह विरोध किया गया। 8 अप्रैल 1919 को कांग्रेस द्वारा एक अभिलेख भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया। ठीक है, कोई शब्द होते हैं जिसमें सभी कभी ना कभी फंस जाते हैं। वैसे ये शब्द है आह्वान, बोला नहीं जाता है। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। ऐसे एक्ट के विरोध में गांधी जी ने एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। सरकार इस आंदोलन को कुचल देने पर उतारू थी। सरकार की दमनकारी नीतियों के द्वारा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई। ठीक है, जनरल डायर ने इस सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ चारों ओर से घेर लिया था तथा बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिससे इस घटनाओं में 1000 से अधिक बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं मारे गए। ठीक है, इस घटना में कितने बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सबने मारे गए। और किसने आदेश दिया था? तो जनरल डायर ने आदेश दिया था सैनिकों को। और उन्होंने क्या किया? जलियांवाला बाग जो है उन्होंने पूरे सभा को जो हो रही थी उस आंदोलन उसको पूरी चारों तरफ से घेर लिया और बिना किसी आदेश के उन्होंने गोली चलाने के आदेश दे दिए। ठीक है, इस घटना के विद्रोह में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन को अब देखते हैं। सितंबर 1920 में कांग्रेस द्वारा एक विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें अंग्रेजों द्वारा मांगों की पूर्ति नहीं किए जाने पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बाद में दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन निर्णय को स्वीकृति दी गई। जनवरी 1921 में
कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो कब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया? 19 जनवरी 1921 में। ठीक है। इसमें सरकारी स्कूलों, कॉलेजों तथा विधि न्यायालयों के बहिष्कार की योजना बनाई गई। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरी नामक गांव गोरखपुर में 3000 से अधिक किसानों के एक जुलूस ने पुलिस ने गोली चलाई। मतलब जुलूस जो था 3000 किसानों का, उस पर पुलिस ने गोली चला दी। फलस्वरूप किसानों ने पुलिस पर हमला कर थाने में आग लगा दी। ठीक है। गांधी जी ने इस हिंसा के कारण जल्द ही 12 फरवरी को बारदोली में हुई कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उसमें आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है। जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया गया। ठीक है। किस समिति में लिया गया? तो बारदोली जो समिति हुई थी कांग्रेस की, उसमें। अब देखते हैं साइमन कमीशन। 1928 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारतीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 सदस्य थे, जिसमें 8 कंजर्वेटिव पार्टी के तथा 2 लेबर पार्टी के थे, जबकि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। मतलब जो आयोग बनाया गया साइमन कमीशन, उसमें कौन थे? 4 कंजर्वेटिव पार्टी के थे और 2 लेबर पार्टी के थे। 6 सदस्य टोटल थे, इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस सहित लगभग सभी बड़े दलों ने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन का भारत में लगभग सभी प्रमुख नगरों में हड़तालों एवं जुलूसों के माध्यम से विरोध किया गया। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। ठीक है। सरकार ने जनता पर उग्र पुलिस कार्यवाही जो की गई, सहारा लिया गया। इसके कारण साइमन कमीशन का विरोध करते समय 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय पुलिस के लाठी प्रहारों के शिकार हुए और 1 महीने के अंदर उनका देहांत हो गया। ठीक है। तो लाला लाजपत राय का देहांत कब हुआ? तो 17 नवंबर 1928 को लाठी, जब उनको लाला लाजपत राय को लाठी से प्रहार किया गया, तो उसके 1 महीने बाद, 1 महीने के अंदर ही उनका देहांत हो गया। ठीक है। तो किस कारण हुआ था? तो साइमन कमीशन वापस जाओ कि वो विद्रोह कर रहे थे। ठीक है। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसको देखते हैं। 1930 से 1931 आंदोलन की शुरुआत से पूर्व गांधी जी ब्रिटिश सरकार को 11 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। इस मांगों को अस्वीकार किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के की चेतावनी दी गई। लॉर्ड इरविन द्वारा 11 सूत्री थे। मांगों को अस्वीकार किए जाने के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है। तो अब जब उन्होंने मांग नहीं माना लॉर्ड इरविन ने, तो गांधी जी ने क्या कहा कि अब हम आंदोलन को प्रारंभ करेंगे। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ दांडी की यात्रा प्रारंभ की। इसमें पूरे देश में आए हुए सत्याग्रहियों ने 2 मुस्लिम, 1 ईसाई तथा शेष हिंदू थे। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य समुद्र तट पर नमक बनाकर सरकार द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था। यह यात्रा साबरमती आश्रम से गुजरात के तट दांडी तक 24 दिनों में पूरी हुई। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्री तट पर नमक कानून को भंग किया। समुद्री तट पर नमक बनाकर गांधी जी ने क्या किया? 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़कर भंग किया। ठीक है। अगला पॉइंट है कि गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 दिसंबर 1930 से 9 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में BR अम्बेडकर ने भाग लिया। ठीक है।
इस सम्मेलन में हिंदू महासभा के मुंजे तथा जयकर ने भी भाग लिया। इसके अतिरिक्त इंडियन लिबरल फाउंडेशन है, ठीक है, ये के तेज बहादुर सरपू, बीपी चिंद्रामणि सहित कुछ 89 सदस्यों ने भाग लिया। द्वितीय गोल सम्मेलन 7 सितंबर से 1 अक्टूबर 1931 तक आयोजित किया गया। द्वितीय गोल में सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने अन्य दलों 107 के प्रतिनिधियों के साथ भाग लिया। इसमें किसी भी मुद्दे पर आम सहमति नहीं बनी पाई, ठीक है, किसी मुद्दे पर मतलब सहमति ही नहीं बन पाई। गांधी जी और मुसलमानों और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध किया गांधी जी ने। तृतीय गोल में सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक संपन्न हुआ, ठीक है। इस तृतीय गोल में सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। तृतीय गोल सम्मेलन में पहले और तीसरे में किसी ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने एकमात्र पहले और दूसरे में लिया था, उसमें कौन लिए थे, तो गांधी जी ने लिया था कांग्रेस की तरफ से, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है जो कांग्रेस था वो किस गोल में सम्मेलन में सम्मिलित हुआ, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसमें गोल जो द्वितीय गोल में सम्मेलन में, ठीक है। अब देखते हैं जो अगला पॉइंट है। इस तृतीय गोल में सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या मात्र 46 पहले के 2 अधिवेशनों में, मतलब अधिवेशन जो हुए थे उससे काफी कम रही थी, जो तृतीय गोल में सम्मेलन हुआ था उसमें। अगला पॉइंट है कि गांधी इवनिंग समझौता पैक्ट 1931। सर तेज प्रताप बहादुर श्रफ, डॉक्टर जयकर तथा अन्य लोगों द्वारा लगातार प्रयासों के बाद सरकार तथा कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी और लॉर्ड इरविन द्वारा एक समझौता पत्र पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए। इसे भी गांधी जी इरविन पैक्ट कहा जाता है, गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। इस समझौते के तहत सरकार निम्न शर्तें मानने के लिए राजी हुई। समुद्री तटों से कुछ दूर तक रहने वाले लोगों को मुफ्त नमक इकट्ठा करने तथा बनाने की अनुमति देना, सत्याग्रहियों को जब्त संपत्ति वापस करना, सभी अध्यादेशों की वापसी तथा चौथा क्या था, शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकान पर शांतिपूर्वक धरना देने की अनुमति, ठीक है। तो क्या हुई कि जब पैक्ट आया तो जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, वो शर्तें मानने के लिए राजी हो गई। तो उसने क्या कहा कि समुद्री तटों पर जो लोग रहते हैं कुछ किलोमीटर तक, उनको नमक बनाने और इकट्ठा करने का अनुमति दे दी गई। और जितने भी जब विद्रोह हो रहा था उनका, तो उन्होंने जितने भी कांग्रेसियों ने संपत्ति जब्त की थी सत्याग्रहियों की, उनको वापस करने की बात कही। और सभी उपद्रवों को उपदेशों की जो जितने भी अध्यादेश थे उसको भी वापसी की। और जो शराब और विदेशी कपड़े की दुकान पर आसपास जो थे वो शांतिपूर्ण धरना करने की अनुमति भी दी गई, ठीक है। अब देखते हैं पूना समझौता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एक सेकंड रुकिए, थोड़ा पानी पी लो। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है पूना समझौता 1932। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु सांप्रदायिक प्रचार की घोषणा की। सितंबर 1932 में गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके तहत सांप्रदायिक पंचायत में दलित के लिए, ये पंचायत है, ठीक है, दलित के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ राज्यों में 71 स्थानों को सुरक्षित किया गया, जो बढ़कर 148 किए गए। बाद में इस समझौते के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के व्यवस्था को वापस ले लिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है क्रिप्स मिशन। ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा इंग्लैंड
इंग्लैंड ने भारत को राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने का गंभीर प्रयास किया। क्रिप्स योजना को दो भाग थे। पहला भाग में स्वतंत्र उपनिवेश संविधान के गठन की प्रक्रिया थी। दूसरा भाग युद्ध के दौरान शीघ्र एवं अंतरिम उपायों के संबंधित था। अंतिम उपाय जो थे उससे संबंधित था। केवल मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स आयोजन का स्वागत किया गया, जबकि अन्य दल जैसे हिंदू महासभा, अकाली दल, नेशनल लिबरल फेडरेशन ने इसका विद्रोह किया। अब देखते हैं अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 8 अगस्त 1942 की वर्धा की बैठक में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें इसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अहिंसात्मक जन आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपने जीवन का अंतिम आंदोलन कहा। इस आंदोलन के प्रारंभ होने के अगले ही दिन 9 अगस्त को गांधी जी सहित सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का भूमिगत होकर संचालन जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एवं श्रीमती अरुणा आसफ अली ने की। मतलब भूमिगत रहकर, क्योंकि बाकी सभी बड़े नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया, तो भूमिगत होकर किसने इस आंदोलन को जारी रखा? तो जयप्रकाश नारायण ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और श्रीमती अरुणा आसफ अली ने इसको जारी रखा। ठीक है। इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेज हालांकि सफल रहे, परंतु उन्होंने इस प्रकार के विकराल विद्रोह को संघर्ष की अपेक्षा समझौते से समाप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन था, तो उन्होंने क्या किया, इसे समझौते से समाप्त करने का प्रयास किया। इस आंदोलन के कारण वामपक्षी समूह जैसे पार्टियों का भारत में प्रभाव कमजोर हुआ। समाजवादियों तथा सुभाष चंद्र बोस के समर्थकों में कम्युनिटी पर धोखेबाजी का आरोप लगाया। ठीक है। अगला पॉइंट है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ठीक है। भारत द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौते की आवश्यकता को महसूस कर सी राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला वर्ष 1944 को तैयार किया। इसके निम्न प्रावधान थे। संक्रमण काल में मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार की स्थापना में कांग्रेस के साथ सहयोग करना चाहिए। युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम एवं पूर्व के मुस्लिम बहुलाकीय जिलों की पहचान के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। पृथक होने की स्थिति में रक्षा, वाणिज्य एवं संचार क्षेत्रों में दोनों सरकारों का परस्पर सहमति हो। ठीक है। उन्होंने ये सब उपाय दिए। ठीक है, फॉर्मूला था। वेवल योजना और शिमला सम्मेलन। सीआर फॉर्मूले पर आधारित गांधी जिन्ना वार्ता के विफल होने के पश्चात तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल ने संवैधानिक गतिरोध समाप्त करने के लिए एक नई योजना प्रस्तुत की। इसके तहत सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक पार्टी तथा संबद्ध नेताओं का एक सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया। कब किया गया था? 1945 में। इसमें कमांडर ऑफ चीफ को छोड़कर कार्यपालिका परिषद भारतीय के हाथों में देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें हिंदुओं और तथा मुसलमानों को बराबर प्रतिनिधित्व देने की बात की गई। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के हट के चलते यह योजना विफल रही। ठीक है। किसने हट लगा दी थी इस योजना पे? तो जिन्ना ने हट लगा के रखी थी। कैबिनेट मिशन योजना 1946। वेवल योजना के विफल होने के पश्चात भारत का राजनीतिक गतिविरोध होगा। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है कुछ। गतिविरोध दूर करने के हेतु तथा भारत को शीघ्र स्वतंत्रता में मदद देने हेतु 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मंत्रियों का समूह, मतलब एक जो ब्रिटिश के नए प्रधानमंत्री थे, एटली के मंत्रिमंडलों में थे 3 मंत्री भारत समूह पर आए, मतलब भारत की यात्रा पर आए। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे लॉर्ड थैपिक लॉरेंस, सर स्टॉफर्ड क्लिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का मूल्य उद्देश्य
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने के लिए मध्यस्थता करवाना तथा भारत की संविधान सभा के गठन में मदद करना था। कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाना और जो भारत का संविधान सभा है उसके गठन में मदद करना। ठीक है। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को समानता पर जोर दिया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की लीग की समानता पर जोर दिया तथा ऐसा नहीं करने पर कैबिनेट मिशन की योजना को ठुकरा दिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगियों के साथ 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। प्रारंभ में इसके मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। जो आंतरिक सरकार का गठन किया गया उसमें कौन शामिल नहीं हुआ? तो मुस्लिम लीग। और इसमें कितने सहयोगी थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कितने सहयोगी थे? तो 11 सहयोगी थे। अब अगला पॉइंट है कि वायसराय के प्रयासों से 26 अक्टूबर 1946 को लीग सरकार में शामिल हुई। सरकार ने मुस्लिम लीग के सदस्य थे रियाकत अली, अब्दुल खंसतर, गजनफल अली और योगेंद्र नाथ मंडल आदि। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है। अगला पॉइंट है कि माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन जून 1947। ठीक है। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने हेतु ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जून 1948 तक पूरे तरह से सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। कब ये घोषणा की गई? तो 20 फरवरी 1947 को एटली द्वारा, मतलब जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे एटली, उनके द्वारा ये घोषणा की गई कि 1948 को पूरी तरह सत्ता किसको सौंप दी जाएगी? तो भारतीयों को सौंप दी जाएगी। मार्च 1947 में लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। किसको? मार्च 1947 को किसको वायसराय बनाकर भेजा गया? तो माउंटबेटन को। ठीक है। बेटन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के प्रश्न पर कांग्रेस एवं लीग के नेताओं को, कांग्रेस के और जो मुस्लिम लीग थे उनके नेताओं से वार्तालाप करके एक योजना तैयार की जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन द्वारा इस योजना की घोषणा 3 जून 1947 को की गई, जिसमें सत्ता का हस्तांतरण कर देश का 2 भागों में भारत और पाकिस्तान विभाजन का सुझाव दिया गया। मतलब 2 भागों में भारत को बांटने का सुझाव दिया गया। योजना के तहत यह भी निर्धारित किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण डोमिनियन स्टेटस के आधार पर किया जाएगा। कांग्रेस तथा मुस्लिम दोनों ने यह योजना स्वीकार की। ब्रिटिश संसद ने इस योजना को कार्य रूप देने हेतु एक विधेयक जुलाई 1947 में पारित किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। माउंटबेटन की योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक पेश किया गया। यह विधेयक 14 दिनों के भीतर ही 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियनों में बांट दिया गया, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। ब्रिटिश क्राउन का भारतीय रियासतों पर प्रभुत्व समाप्त हुआ। भारत तथा पाकिस्तान दोनों के पृथक वायसराय बने। भारत पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय जिन्ना बने तथा भारत के लिए माउंटबेटन ही 1947 से 1948 तक वायसराय रहे। बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय सी राजगोपालाचारी 1948 से लेकर 1950 तक बने रहे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट होता है। ठीक है। तो हमने कोशिश की कि आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस सभी को कवर कर लें। हमने अभी आपको अधिकतर सारे जो पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने सभी को कवर कर लिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। हम ऐसी टॉपिक वाइज टॉपिक चैप्टर लेके आते रहेंगे आप सभी के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन एमसीक्यू लेके आएंगे, जिससे आपका और क्लियर हो सके। एक आध जो टॉपिक छूटे हों उसको भी हम कवर कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।